नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। जैसा कि आप सभी को विदित है कि कॉलेजों के अंदर एडमिशन शुरू हो चुके हैं और बच्चे अभी तक इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि अब की बार एडमिशन्स कुछ लेट होने शुरू हुए हैं, लेकिन बच्चों का इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है और कॉलेज के एडमिशन शुरू हो चुके हैं। इसी कड़ी में आज हम आए हैं एसडी कॉलेज में और हमारे साथ हैं अनुपम अरोड़ा जी, जो कि प्रिंसिपल हैं एसडी कॉलेज के। आज आइए उन्हीं से बातचीत करना चाहेंगे। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि अब की बार जो एडमिशन लेट हुए उसकी वजह क्या रही, क्योंकि बच्चों के अंदर भी कहीं ना कहीं ये बात है कि एडमिशन इतने लेट हुए, तो वजह क्या रही सर? मेरा परिचय डॉक्टर अनुपम अरोड़ा, प्रिंसिपल एसटीपीजी कॉलेज पानीपत। और सर्वप्रथम एसटीपीजी कॉलेज पानीपत जिन विद्यार्थियों ने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इस वर्ष वो प्रवेश करेंगे, उनको बहुत बधाई देता है और स्वागत करता है। और सत्र जो 2023-24 है, इसके लिए हरियाणा सरकार उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया से स्नातक कोर्सेज जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं और सेल्फ फाइनेंसिंग प्राइवेट कॉलेज हैं, इन सभी में एडमिशन का शेड्यूल अनाउंस कर दिया है। और 17 जून से लेकर 28 जून तक जो विद्यार्थी हैं वो भिन्न संकायों में जो प्रवेश के इच्छुक हैं वो अपना आवेदन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन की संपूर्ण व्यवस्था जो है हमने प्रदान की है, सुविधा प्रदान की है। महाविद्यालय में लगभग 15 काउंटर सेटअप किए हैं। यहाँ हमारे जो है प्रशिक्षक हैं और कंप्यूटर का स्टाफ है जो विद्यार्थियों को सहयोग करेंगे कि वो आवेदन कर सकते हैं। परिवर्तन इस वर्ष ये है कि जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र से संबद्ध महाविद्यालय हैं, उनमें जो ये प्रवेश प्रक्रिया होगी और शिक्षा की व्यवस्था होगी वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसे लोकप्रिय भाषा में नई शिक्षा नीति भी कहा जा रहा है, इसके अंतर्गत यह व्यवस्था होगी। और एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो कोर्सेज़ की संरचना होगी, स्ट्रक्चर होगा, वो अब तक जो था गत वर्ष तक उससे भिन्न होगा। अब तक क्या था पिछले वर्ष तक, जैसे बीए था, बीएससी था, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, ये 3 वर्ष के डिग्री कोर्स थे। और जो विद्यार्थी किसी भी कोर्स में प्रवेश लेता था उसने पहला वर्ष पूरा किया और किसी कारण से उसको पहले वर्ष के पश्चात जो है अपनी शिक्षा को कंटिन्यू नहीं कर पाया, छोड़ना पड़ा उसको, तो वो 1 वर्ष बेकार हो जाता था, उसकी कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं थी क्योंकि 3 वर्ष का कोर्स था। इसी प्रकार जो विद्यार्थी 2 वर्ष फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पूरे करता था और किसी कारण से उसको छोड़ना पड़ता था, वो कंटिन्यू नहीं कर पाता था, तो 2 वर्ष के पश्चात जब विद्यार्थी छोड़ता था तो क्योंकि कोर्स 3 वर्ष का था तो वो 2 वर्ष की शिक्षा भी जो है ख़राब होती थी, उसका कोई क्वालिफ़िकेशन डिग्री नहीं था। तो क्वालिफ़िकेशन के लिए उसको 3 वर्ष की शिक्षा को पूरा करना पड़ता था, कोर्स को पूरा करना पड़ता था। अब जो नई शिक्षा नीति में प्रावधान आया इन कोर्सेज़ का, वो ये कि प्रथम वर्ष के पश्चात यदि विद्यार्थी शिक्षा को कंटिन्यू नहीं कर पाता किसी कारण से, तो उसको सर्टिफिकेट कोर्स, यूजी सर्टिफिकेट कोर्स दिया जाएगा, यानी क्वालिफ़िकेशन दी जाएगी। इस प्रकार 2 वर्ष की शिक्षा के उपरांत यदि विद्यार्थी छोड़ देता है तो उसे यूजी डिप्लोमा दिया जाएगा, क्वालिफ़िकेशन दी जाएगी। और वो 3 वर्ष पूरे करता है तो उसे यूजी डिग्री दी जाएगी। 3 वर्ष का यूजी डिग्री के बाद चौथे वर्ष का भी विकल्प है। जो पिछली शिक्षा व्यवस्था थी उसमें डिग्री 3 साल तक की थी, इसमें 3 साल में यूजी डिग्री पूरी हो जाएगी, लेकिन चौथे वर्ष का विकल्प है यूजी में ही, स्नातक में ही, कि जब चौथा वर्ष विद्यार्थी करेंगे स्नातक का, यूजी का, तो उसे यूजी ऑनर्स कहा जाएगा। और 3 वर्ष तक यदि विद्यार्थी का जो सीजीपीए है वो 7.5 या इससे अधिक है, तो वो जब चौथे वर्ष में प्रवेश करेगा तो चौथे वर्ष में उसे यूजी का ऑनर्स और रिसर्च कहा जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रथम वर्ष में अगर एग्ज़िट हुआ तो सर्टिफिकेट, यूजी सर्टिफिकेट, द्वितीय वर्ष में अगर एग्ज़िट हुआ विद्यार्थी का तो उसे यूजी डिप्लोमा, और तृतीय वर्ष पूरा किया 3 साल डिग्री के तो उसे यूजी डिग्री, और चौथा वर्ष पूरा किया तो वो यूजी ऑनर्स। और यदि चौथा वर्ष जो किया उसने तीसरे वर्ष के पश्चात 7.5 सीजीपीए से अधिक से प्रवेश लिया था, जो चौथा वर्ष यूजी ऑनर्स और रिसर्च हो जाएगा। ये एक नई व्यवस्था है। और इसमें यदि विद्यार्थी 3 या 4 साल पूरे नहीं भी कर पाता, जितने भी कर पाता है, तो उसे उसकी एक क्वालिफ़िकेशन मिलेगी विद्यार्थी को। मतलब कहने का मतलब ये रहा कि अगर आप 1 साल भी करते हैं, आपने +2 के बाद 1 साल भी कॉलेज के अंदर लगाया, तो उसका भी एक सर्टिफिकेट आपको ज़रूर मिलेगा कि आपने 1 साल कॉलेज के अंदर लगाया है।
जी, आप ठीक कह रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम विद्यार्थियों को ऐसा रिकमेंड करें या ऐसा संदेश दें कि वो 1 साल लगाएं या 2 साल लगाएं। एक शिक्षाविद के नाते तो मेरा संदेश ये है कि अपनी डिग्री को पूरा करें। किसी कारण से छूट जाता है तो वो समय बेकार नहीं होगा। और मान लिया उसने सर्टिफिकेट किया, डिप्लोमा किया, बीच में कुछ अंतराल आ गया, कुछ ऐसे जीवन की उसकी मजबूरी आ गई, विवशता आ गई, तो कुछ समय के पश्चात वो दोबारा से वहीं से प्रारंभ कर सकता है, अपनी डिग्री को पूरा कर सकता है। ऐसी व्यवस्था है इसमें। जैसे 1 साल उसका पूरा हो चुका था, अब नेक्स्ट ईयर से, यानी कि पहले तो ये होता था कि अगर आपका बीच में छूट गया, दोबारा से नए सिरे से आपको कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता था। अब जो 1 साल किसी विद्यार्थी ने कर लिया, वो उसका काउंट होता है, नेक्स्ट ईयर से पढ़ाई शुरू कर सकता है। व्यवस्थाएं अपनी शिक्षा को कंटिन्यू करने की जो पिछली शिक्षा नीति थी, पहले जिस प्रकार कोर्सेज चलते रहे वहाँ भी थी, लेकिन नई शिक्षा नीति में बहुत ही फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म आ चुका है। ठीक है। और एक जो इसमें परिवर्तन है और जिसके प्रति जितने हम शिक्षाविद हैं, शिक्षा क्षेत्र जगत है, हम बहुत आशावान हैं। इस नई शिक्षा नीति में जो स्ट्रक्चर है कोर्सेज़ का, इसमें कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट ये है कि इसमें 3 जो हैं वो कोर सब्जेक्ट्स होंगे, जिसको आप मेजर सब्जेक्ट्स कहते हैं, और एक माइनर सब्जेक्ट होगा। 3 मेजर सब्जेक्ट और एक माइनर सब्जेक्ट, जैसे परंपरागत पहले होते थे सब्जेक्ट हमारे। और इसके अलावा इसमें एक जो दूसरा कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन है वो स्किल से रिलेटेड है, वो कौशल से जो है संबंधित है, जिसमें स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज़ होंगे, इसमें एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्सेज़ होंगे, इसमें मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्सेज़ होंगे, इसमें वैल्यू एडेड कोर्सेज़ होंगे, और इसमें इंटर्नशिप होगा। ये सब का सब जो है, ये विद्यार्थी जो है अपनी रुचि के अनुसार कुछ ना कुछ विद्यार्थी में कौशल विकास हो, और ये कौशल विकास से संबंधित जो शिक्षा है, इसको जो परंपरागत शिक्षा है उसके साथ मिश्रित कर दिया, ब्लेंड कर दिया है एक ही प्लेटफॉर्म पे। अतीत में जितना भी कौशल विकास संबंधित कोर्सेज थे वो एड ऑन मैनर में चलते थे, कि जो क्वालिफिकेशन है उससे एड ऑन के अंदर, उससे अतिरिक्त समय के अंदर। अब इस कौशल विकास से संबंधित जो एक ये नया फीचर है, एक नया कंपोनेंट है, इसको इंटीग्रेट कर दिया है उसके औपचारिक पाठ्यक्रम में। यानी प्रत्येक विद्यार्थी को ये इन कोर्सेज़ को करना ही पड़ेगा यदि उसे डिग्री का अधिकारी बनना है। डिग्री मिलेगी तब जब वो ये कोर्सेज़ करेगा। तो 3 साल या 4 साल की जब विद्यार्थी डिग्री करेगा, और प्रत्येक वर्ष उसका स्किल एनहेंसमेंट, एबिलिटी एनहेंसमेंट, वैल्यू एडेड, मल्टीडिसिप्लिनरी, इस प्रकार की शिक्षा रहेगी। तो 3-4 साल वर्ष के उपरांत जब डिग्री पूरी हो चुकी होगी, तो विद्यार्थी कौशल संपन्न होगा, और अपने कौशल के आधार पर वो अपने शहर में, अपने आसपास के क्षेत्र में जो रोज़गार की संभावनाएं हैं उन्हें तलाश सकता है, और उसको रोज़गार उपलब्ध होगा, क्योंकि इंडस्ट्री को भी ऐसे ही विद्यार्थी चाहिए जो कौशल संपन्न हो। अनेक बार क्या होता है कि इंडस्ट्री में जॉब्स होती हैं, आप इंडस्ट्री से बात करें, वो कहते हैं हमें जो है ऐसे विद्यार्थी मिलते ही नहीं कि जो वो काम कर सकें जिस प्रकार के काम की उनको आवश्यकता होती है। और विद्यार्थी यहाँ पूरा एक जब अपना ग्रेजुएशन करते हैं, तो आप समझें कि ग्रेजुएशन करने तक विद्यार्थी नर्सरी क्लास से आप अगर उसकी गणना करेंगे तो 18 साल पढ़ चुका होता है, लेकिन कौशल नहीं होता। तो अब जब कौशल संपन्न विद्यार्थी मार्केट में जाएंगे और कौशल की इंडस्ट्री को आवश्यकता भी होगी, उनका कौशल इंडस्ट्री के अनुकूल भी होगा, तो उनको नौकरियां मिलेंगी। और जो बेरोज़गारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जो एक बहुत बड़ी एक समस्या इस राष्ट्र के लिए बन चुकी है, ये युवा संपन्न राष्ट्र है, 140 करोड़ से ऊपर की हमारी आबादी है, और लगभग 65-70% हमारी जो जनसंख्या युवा है। और युवा जो हैं वो थोड़ा अपने करियर के प्रति आशंकित भी हैं और कन्फ्यूज्ड भी हैं और डिसअपॉइंटेड, निराश भी हैं कि नौकरियां नहीं हैं। इस नई शिक्षा नीति में ये जो स्किल एनहेंसमेंट, एबिलिटी एनहेंसमेंट, वैल्यू एडेड, मल्टीडिसिप्लिनरी, इंटर्नशिप, ये जो कंपोनेंट डाले गए हैं, इनके माध्यम से रोज़गार के जो क्षेत्र में उन्हें, हमारे विद्यार्थियों को डिग्री पूरा करने के बाद जो है साथ साथ रोज़गार उपलब्ध होगा। ये एक व्यवस्था की जा रही है। कहीं ना कहीं ये है कि अगर आप कहते हैं आपने डिग्री ले ली, लेकिन उसके बाद आपको कहीं ना कहीं कुछ एक्सपीरियंस लेना पड़ता था, कुछ मतलब काम सीखना पड़ता था, तो वो मतलब साथ के साथ हो जाएगा डिग्री के साथ? काम को की जानकारी की, काम को सीखने की सारी व्यवस्था इस नई शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत जो है उसे प्रत्येक कोर्स के पाठ्यक्रम का भाग बना दिया गया है। ये यदि नहीं होगा तो डिग्री पूरी नहीं कर पाएगा, तो आवश्यक रूप से उसे ये जो स्किल कोर्स है उन्हें करना ही पड़ेगा। ये एक परिवर्तन है और सुखद परिवर्तन है और बहुप्रतीक्षित है। इसकी आवश्यकता थी
और बेरोज़गारी का समाधान करने के लिए ये सार्थक होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं नई शिक्षा नीति से जो है। सर, एक बच्चे जब +2 क्लियर कर लेते हैं उसके बाद उनके मन में एक ये रहता है, कन्फ्यूज़न रहता है कि वो किस पाठ्यक्रम में जाएं, किस में ना जाएं। यानी कि एक कहीं ना कहीं उनको एक रास्ता दिखाने का जो काम होता है कि एक कहते हैं ना कि हम लोग उनकी काउंसलिंग, उसके लिए क्या प्रावधान है कॉलेज के? देखिए, हमारी आपके माध्यम से जितने ये 12वीं पास विद्यार्थी हमारे ज़िले या आसपास के हैं, आपसे अपील ये है कि जो महाविद्यालय का जो स्टाफ है, हमारे जो काउंसलिंग की हमारी जो टीम है, जो विद्यार्थियों को सहयोग कर रहे हैं, उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, विद्यार्थी कहीं बाहर से जो है आवेदन ना करें और विद्यार्थी विशेषज्ञों से बात करें, और विशेषज्ञ महाविद्यालय में हैं। और नई शिक्षा नीति में जो इन कोर्स में और शिक्षा की व्यवस्था में जो भी परिवर्तन आया है, हमारे शिक्षक हैं वो उसमें प्रशिक्षित हैं। हाल ही में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने गत 16 जून को अभी एक वर्कशॉप किया। उसमें जितने भी विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय थे, उनके प्राचार्यों को, टाइम टेबल इंचार्ज को, IQAC के इंचार्ज को, प्रत्येक महाविद्यालय से 5-5, 6-6 की टीम को आमंत्रित किया। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने और उच्चतर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने एक ही मंच पर हम सब की जो है एक ट्रेनिंग को कंडक्ट किया, हमें प्रशिक्षित किया। ठीक है। और हमारा आह्वान विद्यार्थियों से ये है कि आप महाविद्यालय आएँ, अपने शिक्षकों प्रशिक्षकों से बात करें। इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा की व्यवस्था में और कोर्स के स्ट्रक्चर में क्या परिवर्तन हो रहा है, उसकी सटीक जानकारी लें, समझें, और वो सब जानकारी लेने के पश्चात उनके सहयोग से, उनके मार्गदर्शन से अपने कोर्सेज का चयन करें। ये आवश्यक है। और भ्रमित ना हो, बाहर ऐसे व्यक्तियों से बात न करें जो विशेषज्ञ नहीं हैं, जो नई शिक्षा नीति को समझते नहीं हैं। महाविद्यालय में आए, हमसे सहयोग लें, हम उनको सहयोग देने को तत्पर हैं। उन सभी का स्वागत है। एक कुछ परिवार जो है आर्थिक स्थिति से भी जूझते हैं, लेकिन बच्चे होनहार होते हैं, पढ़ना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं कॉलेज में आने से पहले उनके अंदर कन्फ्यूज़न होता है कि अनलिमिटेड खर्चे होंगे या फीसें अनलिमिटेड होंगी। उन विद्यार्थियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें 2 दृष्टिकोण हैं। पहली बात तो महाविद्यालय के जितने भी कोर्स हैं, उनका जो फीस स्ट्रक्चर है वो महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता। इसका अर्थ ही नहीं कि STPG कॉलेज पानीपत के द्वारा, किसी भी महाविद्यालय के द्वारा हम क्या फ़ीस लेंगे हम निर्धारण नहीं करते। हमारी फ़ीस का निर्धारण जो है, जिस महाविद्यालय से हम संबद्ध हैं, जैसे कुरुक्षेत्र विद्यालय हो गया, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हो गया, और जो हरियाणा सरकार उच्चतर शिक्षा विभाग है, उनकी व्यवस्था के अंतर्गत हमारी भिन्न कोर्सेज़ की फ़ीस जो है वो निर्धारित होती है। और विश्वविद्यालय और हरियाणा सरकार जो कि ये वेलफेयर, सोशल सोसाइटी का सोशल वेलफेयर, और विद्यार्थी जो हैं वो भिन्न एक क्लाइंट इकोनॉमिक जो उनकी कंडीशंस हैं, उनकी अफोर्डेबिलिटी है, इस चीज़ को समझा जाता है जब फ़ीस को निर्धारण किया जाता है। तो ये फ़ीस स्ट्रक्चर सभी कोर्सेज़ के लिए सामान्य फ़ीस स्ट्रक्चर है। किसी भी कोर्स की फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इस फीस को नियंत्रित किया जा रहा है, निर्धारित किया जा रहा है, इसका निर्णय लिया जा रहा है विश्वविद्यालय सरकार के स्तर के ऊपर। एक दूसरी बात ये, जो आपने विशेष रूप से आर्थिक पिछड़ेपन की बात की, जैसे शेड्यूल कास्ट कैटेगरी, अनुसूचित जाति वर्ग है, इसके लिए सरकार की एक योजना है, उसे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम कहते हैं, कि जो विद्यार्थी अनुसूचित जाति से संबंधित हैं और उनके परिवार की आय सभी स्रोतों से एक वर्ष में 2.5 लाख रुपए से कम है, अपर सीलिंग लिमिट 2.5 लाख रुपए है, तो वो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। जब वो प्रवेश लेंगे और ये दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे, कास्ट का सर्टिफिकेट और इनकम का सर्टिफिकेट, तो महाविद्यालयों को निर्देश ये हैं कि हम उनसे 0 फीस पे उनको एडमिशन देंगे, कोई भी फ़ीस फंड हम उनसे नहीं लेंगे। और तत्पश्चात जब उनका PMS का पोर्टल खुलेगा तो वो विद्यार्थी आवेदन करेंगे PMS के स्कॉलरशिप के लिए। फिर उनका जब वो स्कॉलरशिप आएगा, वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से उन्हीं के अकाउंट में आएगा, महाविद्यालय के पास नहीं आएगा। जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से उनके अकाउंट में स्कॉलरशिप आएगा, उसके आने के पश्चात वो महाविद्यालय की फ़ीस महाविद्यालय को देंगे। तो उनको प्रवेश दिया जाएगा 0 फीस पर, और वो आवेदन करेंगे स्कॉलरशिप के लिए सरकार के पोर्टल पे। सरकार से उनके अकाउंट में स्कॉलरशिप आएगा, तत्पश्चात वो महाविद्यालय को महाविद्यालय की फ़ीस देंगे। ऐसी व्यवस्था की है क्योंकि प्रारंभ में ही ऐसे परिवार होते हैं कि प्रारंभ में ही उनके पास जो है वो एडमिशन कराने के लिए फ़ीस उपलब्ध नहीं होती, तो 0 फीस पे एडमिशन देने का प्रावधान है। ये तो हो गया सरकार की बात। अब अगली बात आती है कॉलेज की बात। STPG कॉलेज पानीपत संचालित है श्री ST एजुकेशन सोसाइटी द्वारा, और ये सोसाइटी पानीपत शहर में इस महाविद्यालय के अतिरिक्त 7 अन्य संस्थाएं भी संचालित कर रही हैं।
और सोसाइटी और कॉलेज के प्रबंधन का ये निर्णय भी है, उनका ये दर्शन भी है, सिद्धांत है, सोच ऐसी है कि कोई भी विद्यार्थी जो आर्थिक रूप से वंचित परिवार से है, जो अपनी फ़ीस को देने में असमर्थ है, ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि वो फ़ीस नहीं दे पा रहा, शिक्षा से वंचित नहीं होने दिया जाएगा। ये हमारा प्रण है, ये हमारा संकल्प है। ठीक, हमसे बात करें, हम आकलन करेंगे, संस्था सहयोग करेगी, संस्था अपने स्तर पर जितना सहयोग कर सकती है सहयोग करेगी, एसटी सोसाइटी सहयोग करेगी। तीसरी बात ये कि यदि जो सहयोग हम कर पाएंगे उससे अधिक सहयोग की आवश्यकता होगी, अपेक्षित होगा, तो समाज में ऐसे लोग हैं जो हमसे संपर्क करते हैं, जिनसे हम भी संपर्क करते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो विद्यार्थियों की शिक्षा में रुचि है लेकिन संसाधन नहीं है, उनको सहयोग करने को तत्पर हैं। तो हम बाहर से भी सहयोग लेंगे और अपने विद्यार्थियों को सहयोग करेंगे। एक अंतिम तिथि क्या है एडमिशन की, और उसके साथ साथ जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे कि कई जो होते हैं स्टूडेंट्स बहुत दूर दूर से आते हैं, रहने खाने की व्यवस्था उनकी नहीं हो पाती है, उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ है? देखिए, इसका जो शेड्यूल ऑफ एडमिशन अनाउंस हुआ है, जो अब तक है कि 17 जून 2023 से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है और 28 जून 2023 तक रजिस्ट्रेशन चलेगा। साथ ही महाविद्यालय के पास जो विद्यार्थी आवेदन कर रहे हैं उनकी स्क्रूटिनी के लिए जो उनके रजिस्ट्रेशन जो जानकारी उन्होंने दी है, हमारे पास स्क्रूटिनी के लिए सूचना आती रहेगी, हम स्क्रूटिनाइज़ करते रहेंगे। तो विद्यार्थी को 17 जून से लेकर 28 जून तक आवेदन करना है। तत्पश्चात 5 जुलाई से लेकर और 20 जुलाई के बीच में 2 मेरिट लिस्ट लगाई जाएंगी। जो हरियाणा सरकार उच्चतर शिक्षा विभाग है, उनका जो एडमिशन का पोर्टल है उसी पर लिस्ट डिस्प्ले होंगी। पहली मेरिट लिस्ट होगी, उसमें कुछ विद्यार्थियों के नाम आएंगे, उनको फ़ीस जमा कराने की तिथि दी जाएगी। जो विद्यार्थी निर्धारित तिथि तक फ़ीस जमा नहीं करवा पाएंगे, अर्थात उनकी रुचि नहीं है एडमिशन में, जो सीट खाली रहेंगी, उनके लिए दूसरी मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी। और दूसरी मेरिट लिस्ट के बाद भी यदि सीटें खाली होंगी तो जो फिज़िकल काउंसलिंग होती है उसके माध्यम से प्रवेश को संपन्न किया जाएगा। 5 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के बीच में किस किस तिथि को पहली और मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी ये भी घोषित नहीं किया, इसे घोषित किया जाएगा उच्चतर शिक्षा विभाग के द्वारा। लेकिन 5 और 20 के बीच में, 5 जुलाई 20 जुलाई के बीच में 2 मेरिट लिस्टों के माध्यम से एडमिशन संपन्न किया जाएगा। और जो तिथि की घोषणा की है कि जिस तिथि से कक्षाएं स्नातक कोर्सेज़ में प्रारंभ होंगी महाविद्यालयों में, वो 21 जुलाई से हमारी कक्षाएँ प्रारंभ हो जाएंगी, ऐसा अब तक का है। और दूसरा जो है, एक आपने व्यवस्थाओं की बात की कि क्या व्यवस्था महाविद्यालय के स्तर पर, क्या सुविधाएं महाविद्यालय के स्तर पर। ये कौशल विकास के जो स्किल एनहेंसमेंट, एबिलिटी एनहेंसमेंट, वैल्यू एडेड, मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटर्नशिप, औपचारिक रूप से नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो है ये शिक्षा की व्यवस्था के अभिन्न भाग हमारे बन गए। इसी प्रकार से शिक्षा आगे प्रदान की जाएगी। लेकिन इससे पूर्व इसके लागू होने से पूर्व भी STPG कॉलेज पानीपत, हमारा महाविद्यालय, हमने कौशल विकास के महत्व को समझा और हम अपने स्तर पर, महाविद्यालय के अपने निर्णय के स्तर पर, हमने अपनी प्रयोगशालाएं बनाई, हमने अपने संसाधन जो रिसोर्सेज हैं उनको विकसित किया। हमने 3 स्किल कोर्सेज़ को प्रारंभ किया। उसके लिए हमने कोई सरकारी सहायता प्राप्त नहीं की, किसी एजेंसी से सहायता प्राप्त नहीं की। कॉलेज ने उसकी फंडिंग की, मैनेजमेंट ने सहयोग किया। जैसे हमने एक कोर्स चलाया जो गत 2 वर्षों से चल रहा है, टैली अकाउंटिंग का कोर्स है, और वो हमारा जो टैली के हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, उन्हीं के साथ कोलैबोरेशन में चलाया। और जो विद्यार्थी इस कोर्स को करते हैं उनको जो सर्टिफिकेशन होता है, सर्टिफिकेट मिलता है, वो भी टैली हेडक्वार्टर का मिलता है। तो ये जो टैली अकाउंटिंग का कोर्स विद्यार्थी करेंगे, वो महाविद्यालय में अपनी कक्षाओं के बाद संध्या काल में, जो हमारे बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बहुत और तरह की फर्म्स होती हैं, ठीक है, जहाँ GST की भी रिटर्न्स फाइल होती हैं, इनकम टैक्स के क्षेत्र में भी काम होता है, अकाउंट कीपिंग में भी काम होता है। तो जो इसमें प्रशिक्षित होंगे तो उनको वो कॉलेज के अपने टाइम टेबल के बाद, पाठ्यक्रम के बाद सायंकाल में पार्ट टाइम जॉब ले सकते हैं, ठीक है, और कमा सकते हैं। दूसरा कोर्स हमने अपने स्तर पे प्रारंभ किया, एक कोर्स हमने बेकरी का किया, जिसमें अपने विद्यार्थियों को हमने, हमारा होम साइंस का लेबोरेटरी है, हमारे पास शिक्षक हैं, वो प्रशिक्षित हैं अपने अपने विषय में, न्यूट्रिशन में, कुकिंग में। तो हमने अपने विद्यार्थियों को केक बेकिंग की, बिस्किट्स के बेकिंग की ये ट्रेनिंग दी। और 2 वर्ष से हमारा प्रोजेक्ट ये चल रहा है। हमारे विद्यार्थी प्रत्येक दिन जो है ऑर्डर के अनुसार केक और बिस्किट जो हमको तैयार करते हैं हमारी होम साइंस लैब में, उसको विक्रय करते हैं, बेचते हैं महाविद्यालय के जो हमारे छात्र छात्राएं उनको, और जो हमारा स्टाफ है उनको। और उस पर जो लाभ है, थोड़ा सा लाभ, जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट जो है वो विद्यार्थियों को दे दिया जाता है। तो विद्यार्थी इस माध्यम से अर्न कर रहे हैं, जिसे कहते हैं अर्न व्हाइल यू लर्न। आप शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं और साथ में कुछ ना कुछ आप कौशल का विकास भी कर रहे हैं,
और जो कौशल का विकास आपने अपने व्यक्तित्व में किया, आप उस कौशल का प्रयोग भी कर रहे हैं और कुछ ना कुछ इस प्रकार से आप कुछ ना कुछ धनार्जन भी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आप कमा भी रहे हैं। तो आप अर्न वाइल यू लर्न, ठीक है, पढ़ भी रहे हैं और कमा भी रहे हैं। तीसरा एक कोर्स महाविद्यालय ने अपने स्तर पर प्रारंभ किया, वो ब्यूटी और वेलनेस कॉस्मेटिक्स का कोर्स। सभी की अच्छा दिखने में रुचि है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और हमने अपने एक प्रयोगशाला बनाई है। हमने जो एकेडमीज़ थी जो ब्यूटी और कॉस्मेटिक्स में वेलनेस में स्पेशलाइज़ करती हैं, उनसे फैकल्टी को हायर किया, जो ट्रेंड फैकल्टी है, एक्सपीरियंस फैकल्टी है, उनके माध्यम से 2 बैचेस हमारे, लगभग 100 छात्राएं हमारी, और उनमें 100 छात्राओं में अधिकांश ऐसी छात्राएं हैं जो ग्रामीण अंचल से हैं। उन्होंने ब्यूटी वेलनेस का सर्टिफिकेट कोर्स किया और ये कोर्स करके जहाँ जहाँ उनका निवास है, उनका गली मोहल्ला है, आसपास इस कार्य की भी आवश्यकता है, अपनी सेवाएं दे के वो कुछ ना कुछ अर्न कर सकती हैं। तो ये ऐसे कोर्सेज़ हैं जो महाविद्यालय ने अपने स्तर पर पहले चलाए हैं, और अब तो बहुत सारे कोर्सेज़ की लिस्ट आ चुकी है स्किल कोर्सेज़ की। मैं कुछ कोर्सेज़ का उल्लेख करूं जो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने जिन कोर्सेज़ की सूची तैयार की है, वो कुछ कोर्सेज़ आपको बताता हूं। ये बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, मैं 3-4 का नाम उल्लेख कर रहा हूँ। जैसे इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग स्किल्स हैं, और इसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन सी है, इसमें आपका डाटा एनालिटिक्स विद आर है, इसमें कैलकुलेशन स्किल्स विद वैदिक मैथमेटिक्स है, इसमें फ़िश फार्मिंग भी है, फ्लोरिकल्चर भी है, मशरूम कल्टीवेशन भी है, मोबाइल रिपेयरिंग भी है। इस तरह के कोर्सेज़ जो हैं, इस तरह के कोर्सेज़ आप नाम से समझ रहे हैं, इन नामों में ही जो नाम मैंने कोर्स का लिया, इस नाम के अंदर, प्रत्येक नाम के अंदर कोई ना कोई नौकरी छिपी है, प्रत्येक नाम के अंदर कोई ना कोई काम छिपा है, प्रत्येक नाम के अंदर कुछ ना कुछ कमाई सी छिपी है। यही एक उद्देश्य है जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो है। तो देखिए, ये थे एसडीपीजी कॉलेज के प्रिंसिपल अनुपम अरोड़ा जी हमारे साथ, जिन्होंने बखूबी बताया कि किस तरीके अब की बार जो नई शिक्षा नीति बनाई गई है, जो नेशनल नीति है, उसके अनुसार नए नए स्किल भी यहाँ पर डेवलप किए जा रहे हैं, और यहाँ पर बच्चों को शिक्षा के साथ साथ स्किलिंग भी करवाई जाएगी, ताकि बच्चे जो हैं पढ़ाई करते ही जैसे ही कॉलेज से बाहर निकले उनको नौकरियाँ ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो आइए एक बार अनुपम जी फिर से हमारे साथ जुड़े, उनसे जानना चाहेंगे क्या मैं ये बात पहले कह चुका हूँ, लेकिन मैं पुनः इस बात पे बल देना चाहूँगा। पुनः मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा विद्यार्थियों को जिन्होंने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है, कॉलेज में प्रवेश के इच्छुक हैं, कि वो जो भी निर्णय लें, एक बार महाविद्यालय में अवश्य आएँ, एक बार हमसे बात अवश्य करें। हमारे जो ट्रेनर्स हैं उनसे मिलें, और अब क्योंकि चैनल पे आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे संवाद कर रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझसे आकर बात कर सकते हैं। हम आपका एक बार इस जो नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसमें शिक्षा की व्यवस्था क्या होगी, कैसे कोर्सेज होंगे, क्या करिकुलम होंगे, क्या संभावनाएं होंगी, एक बार हम व्यक्तिगत आपसे जो है बात करना चाहेंगे। तत्पश्चात आप हमसे बात करके जो निर्णय लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो हमसे बात करके आप निर्णय लेंगे तो वो एक बेहतर निर्णय होगा, और आप यदि अनुमान लगाएंगे कि ऐसा होगा वैसा होगा, निर्णय लेंगे, तो वहाँ गलती भी हो सकती है। धन्यवाद। तो देखिए, बड़ी अच्छी बात कही डॉक्टर अनुपम अरोड़ा जी ने। कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है और डॉक्टर की सलाह के बिना अगर दवाई लेता है तो वो दवाई ज़्यादा काम नहीं करती है। इसी तरह ये शिक्षा के डॉक्टर हैं और शिक्षाविद हैं, और इनको पता है कि +2 करने के बाद बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उन बच्चों को किस तरह से राह दिखानी है। आप लोग इंटरव्यू में तो इनको सुन ही रहे हैं, और इंटरव्यू सुनने के बाद आप एक बार इनसे सेवाएं ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बैठे हैं। ये लोग अगर यहाँ पर एज ए प्रिंसिपल या एज ए लेक्चरर यहाँ पर जॉब कर रहे हैं कॉलेज के अंदर, तो ये सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये आप लोगों के लिए कर रहे हैं, ताकि बच्चों का जो भविष्य है उसको उज्जवल बना सकें। और बच्चे जो कंफ्यूज रहते हैं कि हमें +2 करने के बाद आखिर करना क्या है, किस ओर हमें कदम रखना है, वो कदम अगर आप ऐसे शिक्षाविद से सलाह लेकर के, इनसे रूबरू होकर के, आमने सामने बैठ कर के बातचीत करते हैं, तो आपकी आगे की राह आसान होगी, और आपको भी ये पता लगेगा कि आपको जाना किस ओर है। तो इसीलिए आप एक बार कॉलेज में आके प्रिंसिपल साहब से, लेक्चरर साहब से ज़रूर मिलिए जी। कि एसटीपीजी कॉलेज पानीपत के दृष्टिकोण से एक बात और कहना चाहूँगा कि विद्यार्थी बहुत से होते हैं जिनकी स्पोर्ट्स में कुछ ना कुछ उपलब्धियाँ भी होती हैं, स्पोर्ट्स में रुचि भी होती है, आगे भी स्पोर्ट्स में विश्वविद्यालय के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे हमारा ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी होते हैं, फिर नेशनल भी होता है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स भी होते हैं, ये भी दिशा होती है। तो जो स्पोर्ट्स पर्सन है, महाविद्यालय में स्पोर्ट्स की एक्सीलेंट फैसिलिटी हैं,
और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के स्तर पर बहुत सारी ऐसे गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं जहाँ हम चैम्पियन हैं, और लगभग 50 से अधिक विद्यार्थी हमारे ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट लास्ट ईयर उन्होंने किया। तो ऐसे विद्यार्थी जो हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, वो भी आपके थ्रू हम उनसे, आपके माध्यम से आह्वान करते हैं, अपील करते हैं, बात करते हैं उनसे कि वो भी हमसे आके संपर्क करें और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में उन्हें प्रत्येक सुविधा प्रदान की जाएगी। ऐसी जो हमारे सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं, जो को-करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उनमें जिन विद्यार्थियों की रुचि है वो विद्यार्थी भी संपर्क करें, तो उनकी रुचि के अनुसार उनका मार्गदर्शन किया जाएगा और महाविद्यालय उन्हें सुविधाएं प्रदान करेगा। तो देखिए, जैसा कि हमने कहा था कि ये शिक्षा के डॉक्टर हैं, और आपको मालूम है कि कुछ बच्चे बचपन से ही खेलों में रुचि रखते हैं, लेकिन उनको ये समझ नहीं आता कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ खेलों को कैसे कंटिन्यू रखें। तो अनुपम जी का ये भी कहना है कि अगर आप एसडी कॉलेज में आते हैं तो आपको वो मार्गदर्शन भी दिया जाएगा और आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपके खेलों को भी बराबर, कहते हैं कि एक गति दी जाएगी, ताकि आप अपनी पढ़ाई और खेल दोनों कंटिन्यूटली रख सकें और अपना भविष्य जो है सुदृढ़ बना सकें। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको एसडीपीजी कॉलेज की दिखाई जा रही हैं, जहां प्रिंसिपल साहब ने बड़ी सरलता से बताया कि अगर छात्र को एडमिशन लेना है तो एक बार शिक्षाविदों की सलाह ज़रूर ले। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये खबर पहुंच सके और बच्चे अपने एडमिशन की राह को आसान बना सकें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।